द सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निक फ्यूरी जो है यहाँ पे क्वेक को सारी की सारी सिचुएशन समझाते हैं कि अब तक क्या होते आया है, हाइड्रा किस तरह से जो है शील्ड को कंट्रोल कर रही थी, और क्वेक वहाँ पे सारे के सारे एजेंट्स को मिलवाती है निक फ्यूरी से ताकि वो उनको समझा सकें कि अब उनका आगे मिशन क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा था कि बैरन वॉन स्टकर जो है यहाँ पे अपनी एक टीम बना रहा है जिसमें बड़े बड़े एजेंट्स को जमा कर रहा है और कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। और इसके लिए सबसे पहला काम उनका ये होता है कि उनका एक पुराना एजेंट जो कि द गॉर्गन के नाम से जाना जाता था, वो लोग उसको मौत से जिंदा करते हैं। अब आगे हम यहाँ से 2 हफ्ते के बाद शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि ककून का इस वक्त बेस है। और यहाँ पे जो है क्वेक अपने सारे के सारे एजेंट्स को समझा रही होती है और बोलती है, तो देखो अब तुम्हें ये सारी चीज़ें समझने की जरूरत है कि शील्ड जो है वो किसी ना किसी तरीके से हाइड्रा को कंट्रोल कर रही थी, और एक तरह से देखा जाए तो शील्ड वो हाइड्रा ही थी। हाइड्रा जो है हमेशा से शील्ड को कंट्रोल कर रही थी। अब वो बात हमें समझ में आए ना आए, उस दिन जो टेक्सास के अंदर हम लोग करने गए थे उसके जरिए हमें पता चला है कि वहाँ पे जो थे उस दिन हाइड्रा के लोग अपना कुछ सामान लेने के लिए आए थे। वो एक ऐसी चीज़ को लेने के लिए आए थे जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और वो उस बॉक्स को लेके जो है एक आइलैंड पे लेकर गए हैं जो कि द हैंड का आइलैंड माना जाता है। और हमने जो है सिक्योरिटी कैमरास से जो है वेरिफिकेशन करने की कोशिश करी है, तो उसमें से बैरन वॉन स्टकर हमें साफ नजर आ रहा है, और उसके साथ वाइपर, जिससे तुम सब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो। और वो जिस कंटेनर को लेकर वहाँ पे पहुंचे हैं वो दरअसल एक ऐसा कंटेनर है जिसको ब्लैक आइस के नाम से जाना जाता था, और हमें नहीं पता कि वो लोग उस कंटेनर को वहाँ पे क्यों लेकर गए और क्या करने के लिए गए थे। मोर ओवर हमने जो है और ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करी है, तो हमें पता चला है और कि हमारा जो बेस था शील्ड का पुराना बेस द टॉर्च के नाम से, जो कि अब हैमर का है, उसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का हमला किया गया और वहाँ पे से बहुत सारे हथियारों को चुराया गया। और वहाँ पे हमने एक शख्स को देखा है जो कि अपने आप को मैडम हाइड्रा से रेफर कर रही थी। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके हमने कुछ दिन बाद हाइड्रा की एक और एजेंट यानी वाइपर को देखा, जो कि पहले मैडम हाइड्रा के नाम से जानी जाती थी लेकिन अब वो वाइपर के नाम से जानी जा रही है। तो इस बात में हमें अभी तक कंफ्यूजन है कि वाइपर और मैडम हाइड्रा अगर अलग अलग हैं तो ये क्यों हैं, क्योंकि पहले मैडम हाइड्रा वो वाइपर ही हुआ करती थी। लेकिन इसका मतलब ये है कि शायद हाइड्रा के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपने एजेंट्स की पोजीशंस को चेंज करा है। लेकिन इस बारे में अभी तक श्योर नहीं है कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन खैर जो भी है, लेकिन इस वक्त जो भी है ये दोनों औरतें जो हाइड्रा के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारा एक और फैसिलिटी जो थी जो कि बारकोडा के नाम से जानी जाती थी, उस पर एक हफ्ते पहले एक और अटैक हुआ, और वहाँ पे एक और एजेंट था हाइड्रा का जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब दिखने वाला था। उसका कोई नाम हमें समझ में नहीं आया, तो अभी के लिए हम इसको जो है क्वेड या पॉट बुलाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि वो चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा घिनौनी लगती है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन उसके पास एक ऐसी पावर है जिसके जरिए वो सारे के सारे एजेंट्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और हर चीज़ अपने मतलब से करवा रहा है। और उसके बाद एक और शख्स जिसको हमने देखा था सिक्योरिटी कैमरा के अंदर, इंटेल्स की अगर मानी जाए तो बताया जा रहा है कि ये वो लेजेंडरी हाइड्रा का एजेंट है जो कि कैराकिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि आज तक कैराकिन के बारे में कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस किसी ने भी उसके बारे में पता करने की कोशिश की है वो बस गायब हो गया है। तो ये जो लास्ट पर्सन है हमारा, ये हमारे लिए इस वक्त अननोन ही रहेगा। और अगर हम बात करें कि अब तक हमने 2 हफ्तों के अंदर क्या काम किया है, तो हमने ये पता लगाया कि हाइड्रा जो है सिस्टमेटिकली हर एक शील्ड के बेस को जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है और जो जो रिकॉर्ड उनके वहाँ पे मौजूद है उसको वहाँ से निकाल रहा है। अब सिर्फ हमारे पास 2 शेडो फैसिलिटीज़ रह गई हैं, जिसमें से एक द डॉग के नाम से, और वो मेरे हिसाब से मानी जाए तो वो शील्ड की ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वेपन्स वगैरह मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त वो हैमर के कंट्रोल में है और वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। लेकिन दूसरी फैसिलिटी जिसका नाम रेड वॉर्म है, वहाँ पे बताया जाता है कि वो PSI एजेंट्स की प्रोसेसिंग की और क्वारंटाइन के लिए बनाई गई थी, और शील्ड के लोग उस फैसिलिटी को तब इस्तेमाल करते थे जब उनको किसी से इंटेलिजेंस गैदर करनी होती थी। मतलब वो एक तरह का ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों को टॉर्चर के लिए ले जाया जाता था। लेकिन इस वक्त हमें पता चला कि वहाँ पे शील्ड के कुछ एजेंट्स मौजूद हैं और हाइड्रा के कुछ एसेट्स हैं जिसको उनकी ज़रूरत है और वो वहाँ से उसको निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है उस बेस के ऊपर पहुंचे और वो इन्फॉर्मेशन हाइड्रा के आने से पहले वहाँ से निकाल लें और जिन लोगों की ज़रूरत है उनको बचा लें। अब अगर तुम्हारे पास सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो वहाँ पे जो पूछती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये रेड वॉर्म नाम किसने रखा था एक बेस का? ये सच में सबसे डमेस्ट आइडिया लग रहा है मुझे।
तो वहाँ पे जो है जेटी बोलता है कि हाँ मेरे पास एक और सवाल है, मतलब तुमने जो सारी रिसर्च वगैरह करी वो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा प्लान भी समझ में आ गया है और मुझे ये जान के खुशी हो रही है कि अब हम सिर्फ रिकॉन मिशन नहीं बल्कि उससे बढ़ के भी कुछ करने वाले हैं जिसमें मजा आएगा। लेकिन ये बताओ कि क्या हुआ, जिस जगह तुम हमें भेज रहे हो वहाँ पे पहले से हाइड्रा मौजूद हो और वो हमारा इंतजार कर रहे हो, तो ये मिशन हमारा कट एंड रन का होगा या फिर हमें वहाँ पे मिक्स होना होगा, उनके साथ घुलना मिलना होगा। मैं क्योंकि इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तुम लोग मेरा टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हो। तो ये नेक्स्ट वीडियो आते हैं और बोलते हैं कि मिक्सअप की बात कर रहे हो तुम, हाँ ये सिर्फ एक रिकवरी मिशन होगा, मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ। और इस मिशन पे जो फील्ड कंट्रोल होगा वो पूरा का पूरा डेजी के कमांड में होगा। डेजी अगर चाहे तो तुम लोग को लड़ने के लिए कह भी सकती है और कहे तो तुम लोग को खड़े रहने के लिए कह भी सकती है। सारा कंट्रोल इस मिशन का डेजी के हाथ में होगा। अगर वो समझती है कि तुम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो तो वो तुम्हें जो है आगे बढ़ने के बारे में कहेगी, लेकिन मुझसे सवाल इस तरह से मत करो। तो जेटी खड़ा होकर बोलता है कि ये आदमी बोल रहा है ये सारी बातें जो कि इस वक्त एक बेस के अंदर बैठे हुए और सिर्फ ऑर्डर चला रहा है। तो निक फ्यूरी को गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम वाकई में इस बारे में बात करना चाहते हो अभी इसी वक्त। तो वहाँ पे जेटी उसको घूर के देखता है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि बेटे ये घूर के मेरे सामने मत देखा करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेक जो है निक फ्यूरी को समझाने की कोशिश करती है कि अभी ये सारी बातों का वक्त नहीं है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ठीक है अब वक्त आ चुका है, तुम लोगों के पास मिशन है, तुम लोगों के पास ऑर्डर्स हैं, अब वही करो जो तुमसे कहा गया है। हम यहाँ से न्यू मैक्सिको के अंदर शिफ्ट होते हैं एक रिजॉर्ट के अंदर, जहाँ पे निक फ्यूरी आज बैठे हुए होते हैं डिनर के लिए और वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पुरानी उनकी एक एजेंट आती है जिससे वो मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उनके बीच काफ़ी ज़्यादा बातें होती है, लेकिन निक फ्यूरी यहाँ पे उसको समझाना है कि वो अपना क्या प्लान फॉलो करने वाले हैं। और वो यहाँ पे बता रही होती है कि अब तुम्हारे पुराने जो काम धंधे थे वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पहले तुम मुझे जब चाहे इस्तेमाल कर लिया करते थे अपने एजेंट के तौर पर, लेकिन अब मैं वो सब नहीं करूँगी। और यहाँ पे हम दोनों देखते हैं कि इनके बीच काफ़ी डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, लेकिन निक फ्यूरी समझाने की कोशिश को कर रहे होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए। शायद पहले तुमने मुझसे ये बात बहुत बार सुन ली हो, लेकिन इस बार सच में हम जो कर रहे हैं वो सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम यहाँ से अब शिफ्ट होते हैं रेड वॉर्म फैसिलिटी के अंदर, जिसके बारे में ककून्स को मिशन दिया गया है। और यहाँ पे हम खड़े होते हैं और कोई बोलती है कि हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। तो जेरी बोलता है क्यों, हमें अब देर क्यों हुई है, वो लोग हमारे बिल्कुल सामने हैं। तो ये बोलती है कि हाँ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है हाइड्रा के एजेंट्स द गॉर्गन और जो क्रैकन होता है वो यहाँ पे पहुंच गए होते हैं और वो सारे के सारे एजेंट्स को यहाँ पे पकड़ के बाहर लेकर आ रहे होते हैं, जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो उनके लिए खतरे की बात साबित हो सकती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि क्रैकन बोलता है कि मेरे ख्याल से हम लोग ने यहाँ पे आके टाइम बर्बाद करा है, इनके माइंड्स में कुछ भी नहीं है जिसको हम हासिल कर सकें, ये लोग यूजलेस हैं। तो गॉर्गन बोलता है कि क्रैकन तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ये करना ही होगा। तो बोलता है कि तुम सिर्फ अपना यहाँ पे वक्त बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं क्रैकन जो है उन सारे के सारे एजेंट्स को अपनी तलवार से मारना शुरू करता है। तो वहाँ पे तक कैटरपिलर्स खड़े होते हैं और बोलते हैं कि वो लोग उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्वेक बोलती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, मतलब ये गॉर्गन है। तो जेरी बोलता है कि मेरे ख्याल से ये शख्स को तो मरा हुआ होना चाहिए था ना। तो बोलती है कि हाँ ये मरा हुआ ही था। तो जेडी बोलता है क्या हमें डेजी कुछ करना नहीं चाहिए। तो डेजी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ ये सब ठीक नहीं हो रहा है, तो अब हमें उनसे निपटना ही होगा। और इस तरह डेजी उन सबको ऑर्डर देती है कि हमें वहाँ पे जाके उनसे लड़ना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे एजेंट जो है वहाँ पे मुकाबला करना शुरू करते हैं। और क्रैकन बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये लोग आ गए हैं। तो गॉर्गन बोलता है कि मेरा आज मूड नहीं है, तुम सारे के सारे प्रिजनर्स को अपने साथ वापसी ले जाओ और मैं यहीं पर रुकूंगा। तो बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वही करो। और इस तरह हम देखते हैं कि क्रैकन वहाँ से जो चले जाता है उसको वहीं पे छोड़ के। और गॉर्गन बोलता है कि मैं यहाँ पे आज किसी से मिलने वाला हूँ, और वो वहाँ से उन एजेंट से लड़ने के लिए तैयारी करता है। लेकिन क्वेक वगैरह यहाँ पे उन सारे के सारे हाइड्रा के एजेंट्स को मारने की ज़बरदस्त तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो गॉर्गन होता है ये कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, और वो सबसे पहले आके ड्रू को निपटाता है क्योंकि वो एक तरह का मैजिशियन है। और यहाँ पे योयो जो है वो बहुत तेज़ स्पीड से आ रही होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन गॉर्गन जो इतना तेज़ होता है कि उसको वो आते हुए दिख जाती है और उसके ऊपर वो अटैक करता है, जिससे योयो बहुत दूर जाके गिरती है। और वो बोलती है क्वेक कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, योयो इतनी तेज़ है उसको कोई नहीं देख सकता। लेकिन गॉर्गन बोलता है कि तुम गलत हो, गॉर्गन उन सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो क्वेक बोलती है कि जेरी तुम योयो को संभालो। और इस तरह वो गॉर्गन के ऊपर एक ज़बरदस्त शॉक वेव वाला अटैक करती है जिससे वो दूर जाके गिरता है। और बोलती है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। और वो सब निकल रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स यानी कि गॉड ऑफ वॉर का जो बेटा है वो यहाँ पे खड़ा हुआ होता है और वो जा नहीं रहा होता। तो क्वेक उसको बुला रही होती है, लेकिन एलेक्स अपनी यहाँ शक्तियाँ इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो उसको डरा सके। और वो उसकी आंखों में देखता है, लेकिन गॉर्गन भी उसकी आंखों में देखता है और बोलता है कि मैं मर के दोबारा जिंदा हो चुका हूँ, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। और ये बात हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉर्गन जो होता है उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। और ये देख के एलेक्स वहाँ से भागना शुरू करता है और वहाँ पे गॉर्गन खड़ा हुआ बोलता है कि एक दिन मैं इस गॉड को ज़रूर मारूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वहाँ पे उस एजेंट से बात कर रहे होते हैं और उनकी नॉर्मल बातचीत वगैरह चल रही होती है। लेकिन यहाँ पे असल बात यह है कि निक फ्यूरी का फ़ोन बजता है और वो बोलते हैं कि मुझे अब जाना होगा। और इस तरह वो बाहर निकलते हैं और वो बताती है कोई उनको सारी खबर कि इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि अपने बेस वापसी मत आना क्योंकि वहाँ तक तुम लोग पहुँच नहीं पाओगे, रास्ते में एक बेस है जो तुम लोग के करीब पड़ेगा, मैं कोऑर्डिनेट सेंड कर रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और इस तरह वहाँ पे निक फ्यूरी जो है अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उस बेस की तरफ पहुँचते हैं।
और कुछ देर बाद हम शिफ्ट होते हैं जो कि निक फ्यूरी का हिडन बेस नंबर 8 है और यहाँ पे वो योयो को लेकर आ रहे होते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी होती है और वहाँ पे कुछ रोबोट्स आते हैं निक फ्यूरी के जो कि उसको वहाँ से ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पे जो है सारे लोग उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन एलेक्स यहाँ खड़ा रहता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे शायद उस बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं एक बच्चे को कॉम्बैक्ट में भेज रहा हूँ और ये चीज़ें अब इतनी आसान लग नहीं रही हैं जितना तुमने कहा था मुझसे। और कुछ देर बाद हम शिफ्ट होते हैं, निक फ्यूरी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और वो आती को एक और बोलती है कि अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है, वो स्टेबलाइज हो चुकी है, लेकिन निक मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो निक बोलता है कि ये बताओ कि गॉर्गन, तुमने गॉर्गन को वहाँ पे देखा है? तो बोलती है कि हाँ, और वाकई में मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बुरा होगा। निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी नहीं सोचा था कि गॉर्गन वहाँ पे मौजूद होगा। तो क्रेग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये मिशन मेरी वजह से बर्बाद हो गया है क्योंकि तुम मुझ पर डिपेंड कर रहे थे और मैंने उन लोगों को ऑर्डर्स दिए थे। तो निक फ्यूरी यहाँ पे गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वो लोग सिर्फ तुम पर डिपेंड करते थे और ये तुम्हारी जॉब थी कि तुम उसको कंप्लीट करो। मैंने तुम पे ट्रस्ट करा कि तुम उस टीम को चला सकती हो, क्योंकि मेरे हिसाब से वो टीम मेरी कभी सुनने नहीं वाली थी और मुझे लगा था कि शायद तुम अपनी टीम को समझ चुकी हो और तुम्हें पता है कि वो लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं और तभी तुमने वो ऑर्डर्स दिए होंगे। तुम नहीं समझ रही हो कि यहाँ पे हमने थोड़ी सी भी गलती करी तो आज किसी की जान जा सकती थी। तुम्हें अब अगली बार जो है जजमेंट लेनी होगी, लेकिन सही तरीके से। तो बोलती कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन अब बताओ कि अब हम क्या करेंगे। तो बोलता है कि अब हमें जो है कुछ और तरीके आजमाने होंगे, हमें एक रिप्लेसमेंट टीम चाहिए होगी क्योंकि अभी के लिए हम तुम्हारी टीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ कि तुम अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन करो और इस बार अच्छे से करना, तब तक के लिए इस मिशन के बारे में तुम लोग अब और कुछ नहीं करोगे। तो ग्रेग बोलती है फिर हाइड्रा का क्या होगा? तो निक फ्यूरी बोलता है कि हाइड्रा की परवाह तुम अब मुझ पर छोड़ दो, उसको मैं देख लूँगा। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी जो है यहाँ से अपना वेबएक्स का सिक्योर कनेक्शन ऑन करते हैं और किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं और बोलता है कि आखिरकार निक फ्यूरी को मेरी याद आ ही गई, तो बताओ ऐसा क्या काम है? तो बोलता है कि हाँ वाकई में मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तो बोलता है कि काम? मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि तुम इतने महीनों से डिसअपियर हुए और तुमने मुझसे एक अल्फाज भी नहीं कहा, तो अब ऐसा कौन सा काम आ गया जिसके लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई और तुमने मुझसे दोबारा कॉन्टैक्ट करा? तो मेरे ख्याल से जो कोई भी तुम्हारा काम है ये कोई छोटा मोटा काम तो होगा नहीं। तो निक फ्यूरी बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कुछ समझ सकते हो कि ये कुछ छोटा मोटा नहीं है। तो वो आदमी बोलता है कि ये बात इतनी बिगड़ चुकी है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि जितना तुम सोच रहे हो ये उस सबसे बहुत ज़्यादा बदतर हो चुका है। मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ, एक ऐसी टीम की तलाश कर रहा हूँ जो कि पहले गोली मारे और सवाल बाद में पूछें। वो जो है हार्डकोर एजेंट्स होने चाहिए जैसे हम लोग हुआ करते हैं। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी और को भी जो कि हमारी डिस्क्रिप्शन के ऊपर फिट बैठता हो? तो हम इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे निक फ्यूरी किसी और से नहीं बल्कि अपने पुराने एजेंट से, पुराने साथी से, द डम डम डुगन जो है उससे बात कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैं जमा कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो इस तरह हम यहाँ पे देखें कि निक फ्यूरी जो है अब अपनी एक नई टीम बनाने की सोच रहे हैं जो कि दरअसल कुछ पुराने एजेंट्स की टीम होने वाली है जो कि निक फ्यूरी की तरह एक हार्डकोर एजेंट है जो कि सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इन नए एजेंट्स की तरह नहीं जिनकी ट्रेनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई। टू बी कंटिन्यूड।